है ना। आज मैं आपको फेज 17 के, ठीक है, फेज 17 के मार्केट एलोकेशन के क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में बताऊंगा। ये एडवांस वालों का है, ठीक है, बेसिक भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बेसिक वाले भी समझ सकते हैं, ठीक है। Got it? हाँ, थर्ड टाइम नहीं बताया, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके लिए अलग थ्योरी है, वो उसके साथ नहीं काम करेगी, क्योंकि वो अलग होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है गाइस, एमएमसी फेज 17, और इसके अंदर हम लोग मार्केट एलोकेशन के क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या होती है जो मार्केट्स है ना, मार्केट्स एलोकेशन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो मार्केट, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रिप्टो का सिर्फ 5% पार्ट ही, क्रिप्टो के दुनिया का 5% पार्ट ही लीगल है इंडिया में, यानी कि हम लोग लीगली यूज कर सकते हैं 5% पार्ट को। बाकी का 95% जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। वो इलीगल है, उसे यूज नहीं कर सकते हम लोग, लीगली तरीके से यूज नहीं कर सकते हम उसको। वो अलग बात है कि लोग इलीगल तरीके से यूज करते हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं होता, कैसे यूज होता है यहाँ पे। अब ये 5% में भी बहुत बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीज नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो मार्केट्स की सबसे पहले नॉर्मल बेसिस पे बात करना चाहूंगा। तो आपको मैं पहले स्पॉट मार्केट के बारे में बताता हूँ। स्पॉट मार्केट होती है जिसमें हम लोग क्रिप्टोस के, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के जो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है एक तरह से डिजिटल मार्केट्स के डिमांड ड्राफ्ट्स। व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है डिमांड ड्राफ्ट। क्रिप्टो करेंसीज में लीगली तरीके से स्पॉट मार्केट में ट्रेड करने का मतलब होता है हमें उस क्रिप्टो करेंसीज के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव्स पेयर्स में होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स पेयर्स में होते हैं, जैसे कि BTC, USD, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, आवाज आने रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ETH, इथीरियम, USD, ठीक है, ओके, मैटिक, USD, इन सब के अंदर हम लोग एज ए डेरिवेटिव, यानी कि डिजिटल मार्केट के डिमांड ड्राफ्ट के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। अभी डेरिवेटिव होते क्या हैं? डेरिवेटिव होते हैं कि ये किसी चीज के साथ जुड़े रहते हैं, हम पूरा का पूरा हिस्सा उठा के अपने पास नहीं रख सकते, इन्हें हमें किसी एक पेयर के साथ ट्रेड करना पड़ता है। और ये सारी चीजें अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, इनमें से हजारों क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये हम लोग एक ऑथोराइज ब्रोकर के साथ ही कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर के साथ ही कर सकते हैं। देखो जो लीगल है उस तरीके से मैं आपको बताऊं किस तरीके से सारी चीजें होती है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी एक भी चीज की। क्रिप्टो मार्केट का एक्सप्लेन करो तो A to Z बताऊंगा मैं। अब ऑथोराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम्म, एक तो ये FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो लाइसेंस क्रिप्टो ब्रोकर्स को या फिर क्रिप्टो करेंसीज या ऐसी किसी डिजिटल एसेट्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस देती है, उनके थ्रू ऑथराइज होनी चाहिए। तब जाके हम इन क्रिप्टो करेंसीज को एज ए डेरिवेटिव में BTC INR, ETH INR इन सब में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो फिर अगर मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो फिर ये क्या है? BTC USDT, अगर मैंने टी लगा दिया ना इसके पीछे, अब समस्या आ गई है, अब थोड़ी समस्या आ गई। अब नहीं कर सकते हम लोग, अब हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। पूछो क्यों?
अब थोड़ी समस्या आ गई। अगर ये ETH USD है, वाह वाह वाह, कर सकते हैं। अगर T लग गया, USDT आ गई, तो दिक्कत आ गई, अब इसे यूज नहीं कर सकते। ऐसी चीजों पर ट्रेड करना किसी भी ऑथराइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर के लिए इलीगल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेटअप मांगा गया है क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, उनके अंदर जो कोड्स हैं, ट्रेडिंग कोड्स जो है, जिन्हें हम लोग TC बोलते हैं, TC ऐसे करके बोलते हैं, ट्रेडिंग जो कोड्स हैं, वो इसीलिए है क्योंकि इनको बोला गया है कि आपको क्रिप्टो और कंट्री करेंसी के साथ ही डेरिवेटिव पेयर्स क्रिएट करने हैं। क्रिप्टो करेंसी और कंट्री करेंसी, जैसे क्रिप्टो BTC, करेंसी INR, जैसे क्रिप्टो ETH, करेंसी USD। और ये भी वो होनी चाहिए जो RBI के अंडर कर सकते हैं। ये भी नहीं कि तुम ETH EUR में कर रहे हो, सॉरी, ETH जो है किसी ऐसी करेंसी में कर रहे हो, CAD में कर रहे हो, ETH JPY में कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। वो भी यहाँ पर भी, वहाँ यहाँ पर भी RBI वाला लॉ यूज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्रिप्टो और कंट्री करेंसी वाले जो पेयर हैं, वो ही यहाँ पर किसी भी ऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम ETH USDT के साथ करेंगे तो पहली बात तो ये ब्रोकर पे दिखने के ही नहीं है। सर्च करके देख लो, सर्च करके देख लो। ठीक है, समझ गए ना? तो कौन सा ब्रोकर लीगल है, कौन सा ब्रोकर इलीगल है, या फिर कौन से ब्रोकर, देखो मैं बताता हूँ इलीगल इलीगल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर फर्क ये है कि जिस चीज को रजिस्टर नहीं, जिस चीज के बारे में बात नहीं की गई है, वो अनऑथोराइज्ड है, वो इलीगल नहीं है। इलीगल का मतलब होता है साफ शब्दों में लिखा पड़ा है दीज आर इलीगल। ठीक है, अगर वो बोला गया दीज आर अनऑथोराइज्ड, तो इसका मतलब वो इलीगल नहीं। अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है कि वो मेरे घर में स्टैंप के अंदर लगे नहीं हुए, मैंने उन पर स्टैंप नहीं लगाई हुई। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के घर में स्टैंप नहीं लगी। भाई किसी और के घर में स्टैंप लगी हुई, किसी और की कंट्री में रजिस्टर्ड है, ये भी तो है, वो अलग बात है। बस मेरे घर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इस कहने का मतलब ये लीगल इलीगल का मतलब नहीं आता वहाँ पर, लीगल इलीगल मतलब नहीं है उनका। अब अगर मान लो हम इन्हीं में ट्रेड करनी, अब ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्रिप्टो से क्रिप्टो के पेयर्स होते हैं, ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो है पेयर नहीं होना चाहिए, इनका पेयर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें करना है, ठीक है, अगर तुम्हें करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिस्टम यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर, P2P। और ये P2P सिस्टम वॉलेट टू वॉलेट काम करता है, वॉलेट टू वॉलेट इंटरचेंज काम करता है। यहाँ पर एक ब्रोकर होगा, ठीक है, और वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ पर एक ब्रोकर होता है एक तरह से, और ये आपका कोई भी क्रिप्टो ब्रोकर होगा। ठीक है, वॉलेट टू वॉलेट यानी कि यहाँ पर रिलीजिंग होता है अलग तरीके से काम। तो P2P में सिस्टम किया जाता है जिसमें वॉलेट टू वॉलेट का ट्रांजेक्शन है, इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसमें अलग सिस्टम है, और ये नोट नहीं होती। ठीक है, तो फिर वो P2P वाला सिस्टम होता है, ऐसे में नहीं होता। ये फिर होल्डिंग में आता है, यहाँ पर होल्डिंग में आता है एक तरह से, फिर आप कह सकते हो। ठीक है, जो होल्डिंग होती है फिर वो होल्डिंग्स में चलता है, वो डेरिवेटिव वाला पेयर नहीं चलता, फिर वो होल्डिंग्स में चलता है। तो यहाँ P2P सिस्टम यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट USDT खरीद के दिखा दो मुझे जरा, कैसे खरीदोगे? नहीं, बाइनेंस की बात कर रहे हो, डायरेक्ट USDT खरीद के दिखाना जरा एक बार मुझे, इंडिया से, वो भी डायरेक्ट खरीद के दिखाओ बाइनेंस के थ्रू। P2P तो करोगे? अगर डायरेक्ट लेने की कोशिश भी करोगे ना, तब भी डायरेक्ट मिलेगा नहीं, वो थर्ड पार्टी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि कभी ब्रोकर ये काम करने का ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पहली बात तो मिलने का नहीं, और अगर मिल भी गया तो डायरेक्ट नहीं देगा, वो किसी थर्ड पार्टी को, तब भी P2P ही आएगा भाई। थर्ड पार्टी का मतलब P2P तो होता है। अब पीयर टू पीयर का मतलब वो भी तो कोई चीज, वो भी तो कोई बंदा है जिसके पास यूएसडीटी पड़े हैं पहले से, पैदा थोड़ी हो गए अपने आप से। अब यूएसडीटी दिए, पैसे ले लिया, पैसा अकाउंट में आ गया, तो P2P वाला होता है। तो यहाँ ये सिस्टम यूज होता है, समझ आया? हाँ, अब ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि स्कैम होते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया है ऑथराइज्ड फाइनेंशियल, जो FIU रजिस्टर्ड है वहां जाना और इनको करना, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ तो ये सब तो बेकार कहानी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बंदा बंदा ऐसे वाली चीजों को कब यूज करेगा, जब वो किसी ऐसे ब्रोकर के अंदर इन फंड्स को भेजना चाह रहा है जो ऑथोराइज्ड नहीं है, जो ऑथोराइज्ड नहीं है इंडिया में। ये उनके लिए यूज करते हैं
मान लो मेरे पास यहाँ पर BTC पड़ी है किसी ब्रोकर के अंदर जो ऑथोराइज नहीं है, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। अब ये पैसा मैं USDT के नेटवर्क के थ्रू अपने वॉलेट में भेजूंगा, वो भी इस ब्रोकर के अंदर जो USDT में रखता है, BTC USDT। मेरे पास BTC USDT में पैसा आ जाएगा। अब ये पैसा पीयर टू पीयर के थ्रू चला जाएगा, किसी और को चाहिए होंगे USDT चली जाएगी, मेरे पास वहां आ जाएगी। ये सारा सिस्टम है तो गलत ही। ठीक है, तो थर्ड पार्टी डायरेक्ट नहीं होता, वो थर्ड पार्टी होता है। किसी के अंदर डायरेक्ट दिखता है कि भाई P2P अगर तुम कर रहे हो तो ठीक है, वहां तुम्हें एक बंदा दिख जाएगा जो हमारे जैसा ही होता है, सिंपल UPI वगैरह। और एक होते हैं जो एप्स होती है, जैसे XYZ कोई भी ऐप होती है, उनके अंदर इनबिल्ट एक होते हैं, इनबिल्ट वो शो नहीं करेगा, डायरेक्ट दिखा देगा, लेकिन उसमें चार्जेस बढ़ा दी, जैसे 2% चार्ज बढ़ा दी, 3% चार्ज बढ़ा दी। वो इस तरीके से डायरेक्ट कभी ब्रोकर नहीं करता, ये काम कभी नहीं करता, ब्रोकर के पास होता ही नहीं है सब। ये सारी चीजें किसी थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बस फर्क ये है कि किसी भी ऑथोराइज्ड जगह पे आपको ये नहीं दिखेगा आसानी से, ये नहीं दिखने वाला। अगर दिखेगा तो ये होल्डिंग्स के लिए होता है, ये स्पॉट स्पॉट मार्केट्स के लिए नहीं होता, स्पॉट मार्केट के लिए नहीं होता है। ये अलग अलग चीज है, ये अलग चीज है। जहां पर ब्लॉकचेन आ गई ना, वो अलग बन जाता फिर सिस्टम। ठीक है भाई, जहां ब्लॉकचेन आ गई, ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब होता है, यहाँ मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, यहाँ यहाँ मैंने कुछ बोला ना, कौन सा पार्टी लीगल है? 5% वाला पार्टी लीगल है। अभी जो तुम्हें बता रहा हूँ अब जो है मैं बताऊंगा, तो 95% वाला पार्ट है जो लीगल नहीं है, जिसको मानते नहीं। अब यहाँ 95% वाला पार्ट आता है जिसके अंदर ब्लॉकचेन आ जाती है, क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक डिसेंट्रलाइज पार्ट आ जाता है क्रिप्टो करेंसीज का, जिसको किसी भी देश की सेंट्रल एजेंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो पार्ट उसका डिसेंट्रलाइज, और ये सारा का सारा ब्लॉकचेन पर होता है। ठीक है, ये अलग है। यहाँ तक समझ में आया? कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? कुछ हैं ब्रोकर जो इसका यूज करते हैं, लेकिन वो तरीका ऐसा अपनाते हैं कि वो लीगल तरीके से काम करते हैं कि भाई अब यहाँ तो मैं अकेला हूँ, वहां तो पूरी टीम है, पूरे सारे के सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उन्हें तो पता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उन्हें सब पता रहता है, उन्हें तो सब पता रहता है ना कि कब किस चीज को कहाँ ब्लॉकचेन को भी कहाँ यूज करना है। तो ये अलग चीज है। तो वे कहते हैं कि हमें किसी से क्रिप्टो चाहिए तो हमें तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ट्रांजेक्शन दिखा दो बस। हमारा पैन कार्ड तो यूज नहीं होगा, ये पैन कार्ड लगाया जी ब्लॉकचेन पे, ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड हो गई हमारी IT में। ऐसा तो होता नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ब्लॉकचेन में आती है अलग दुनिया, NFT मार्केट, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, क्रिप्टो कसिनोज, कह दो ये भी लीगल है, इसका पैसा आ रहा है तुम्हारे इसके अंदर है, कह दो ये भी लीगल है, इसका इसका ही पैसा आ रहा है। अगर किसी भी क्रिप्टो कसिनो से विड्रॉ होगा तो USDT में तो होगा या TRC में होगा। अब इनके नेटवर्क्स होते हैं, TRC20, ठीक है, USDT20, ठीक है, USDT, ठीक है, TRC, USDT, ERC, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, थीटर, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। बहुत सारे जो इनको यूज करते हैं। देखो वही चीज एक अनऑथराइज्ड जगह से मनी रिसीव करने के लिए की जाती है। जैसे एक बैंक होता है, मान लो मैं अपने बैंक से पैसा किसी इलीगल ब्रोकर में ट्रांसफर करूँ, तो बात तो वही, या उनका पैसा मेरे ब्रोकर में ट्रांसफर, ब्लॉक किसका होगा, मेरा या उनका? हाँ, USDT। तो कई सारे इसके, ये भी बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, इसमें भी पूरा ना तो दिक्कत होती है, पूरा का पूरा ग्रे एरिया है ये भी। लेकिन जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के 95% जो एरिया है क्रिप्टो का, वो क्लियर नहीं है, वो भी ग्रे एरिया में है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब इसकी बहुत बड़ी दुनिया है। आधी फिर वो इलीगल वे वाली आती है, वैसे वाली आती है। वो 95% आप समझ सकते हो, वो सही नहीं है, वो अनऑथराइज्ड होती है। कहने का मतलब ये सेफ तरीका सबसे बढ़िया वो होता है जो ऑथराइज्ड हो। ठीक है, जिसमें यू देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें हमें ब्रोकर से मतलब नहीं है, हमें ब्रोकर से मतलब नहीं है वो कैसा नहीं है कैसा नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है उसके सिस्टम से। जिस ब्रोकर में ब्लॉकचेन इंक्लूड नहीं है, दुनिया का सबसे सेफ ब्रोकर है क्रिप्टो के लिए। पहले सुन लो मेरी बात। जिस ब्रोकर में मैं अपना तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ।
जिस ब्रोकर में ब्लॉकचेन नहीं है, जिसमें किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू क्रिप्टो को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो सबसे बेस्ट ब्रोकर है, उस पे भरोसा कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंट में तुमने केस देखा होगा, 100-200 मिलियन डॉलर जिस ब्रोकर के थ्रू में, कहाँ कैसे पैसे चले गए वो। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, नाम क्या लूं मैं, जो डायरेक्ट हमारा पैसा डिपॉजिट होता है। वो मैं आपको बस क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में बता दूं कि इनके अंदर स्कैम बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं, ठीक है। अभी अभी 95% लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नहीं आ रहा, धीरे धीरे करके आएगा। ये मैं अपना तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मेरा क्या मानना है, क्या होगा, ठीक है। क्योंकि आधे लोगों को समझ में ना ब्लॉकचेन ही क्या है, ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे काम करती है। चलो इसको छोड़ो। तो क्रिप्टोज में इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको कि हमें कोई सा भी पेयर है, जैसे कि BTC USD है, ETH USD है, बाकी वगैरह जो भी हमारे इन ब्रोकर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं, ठीक है। हम लोग ये देख सकते हैं क्योंकि यूएसडी वाले जो होते हैं ना, BTC USD वगैरह, कहने का मतलब है जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं वो USD के अंदर होती है। बाकी अगर हम अलग तरीके से करते हैं वो अलग होती है, वो USDT वाले अलग ब्रोकर है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं USD वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं USD वाली मार्केट के बारे में बात करूँगा भाई, जो सही है मैं उसके बारे में बात करूँगा और किसी के बारे में बात नहीं करना, ठीक है। इन्हीं का यूज़ किया जाता है आपके फंडिंग फर्म्स के अंदर, ठीक है। अब कौन सी फंडिंग फर्म चोर है, कौन सी फंडिंग फर्म सच्चाई है, भाई हमें तो पता नहीं, ठीक है। ना तो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट करूँगी तुम यूज़ करो। दुनिया में जो कह रहे हैं आपसे, दुनिया में क्या, इंडिया में क्या, जो भी आपसे कह रहे हैं ना भाई, तो मैं नहीं कह सकता वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी जेब में 100 रुपये है ना, तो किसी और के 10,000 रुपये नहीं लेना उस 100 रुपये के जरिए, क्योंकि पता चला वो 100 भी चले गए। तो इसीलिए फंडिंग फर्म्स के अंदर भी यही चीज़ यूज़ की जाती है, वहां पर USDT का सिस्टम यूज़ हो, मैं कहता हूँ 95% वाला सिस्टम ग्रे है इसके अंदर। अब सोचो वही सिस्टम यूज़ हो रहा फंडिंग फर्म्स के अंदर। ओके। तो अब बात करते हैं इसकी, जो स्पॉट मार्केट है वो इस तरीके, इसके अंदर भी फ्यूचर्स होते हैं, इसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसके अंदर होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलता है ये, लेकिन इनके अंदर जो मूवमेंट है वो हमारे नॉर्मल इंडेक्स मार्केट की तरह नहीं होती, ठीक है। एक तो ये है कि यहाँ पर जो है 24 घंटे मार्केट चलती है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो किसी एक टाइम पे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एक तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 24 घंटे का होता है, ये 24 घंटे चलती है, तो सबको पता है 24 घंटे मार्केट चलती है। अब इसके 24 घंटे में इसका जो एक्टिव टाइम है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे का होता है। 2 से 3 घंटे इसका मैक्सिमम, इसकी जो मैक्सिमम वोल्टिलिटी है, मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो हमारी आती है, ठीक है। मैक्सिमम मूवमेंट है वो 2 से 3 घंटे के अंदर आती है, बाकी के सारे टाइम ये कंसोलिडेट ही करती रहती है। और अगर कोई बड़ा इवेंट आ गया, कोई न्यूज वगैरह आ गई, तो उसमें हो सकता है कि इसका डबल हो जाए, 4 से 6 घंटे का इसका वोल्टिलिटी टाइम हो जाए, यानी कि अब इसकी जो मूवमेंट है वो 4 से 6 घंटे एक दिन के अंदर रहती ही रहती है। ये डिपेंड करता है फॉरेक्स के पेयर के बेसिस पे बेसिकली, क्योंकि फॉरेक्स में ओवरलैपिंग होती है सेशंस के बीच में, उस वक्त वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है। अब जो करेंसी का वॉल्यूम आएगा तो जो उस करेंसी के साथ कोरिलेट करेगी उसके अंदर भी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाता है, बेशक कम आए लेकिन आ जाता है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है इस मार्केट में बिताने के लिए, कि 24 24 घंटे चलती है, जिस टाइम हम फ्री हो सकते हैं उस टाइम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, आया। सर वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का एग्जाम्पल सुनना है तुम्हें? हम्म, फ्रॉड का एग्जांपल सुनना है। देखो इसमें फ्रॉड हो सकते हैं बेसिकली ब्लॉकचेन्स के अंदर, सच बताऊं, नॉर्मल स्पॉट मार्केट के डेरिवेटिव्स के अंदर फ्रॉड नहीं होते हैं, नॉर्मल स्पॉट मार्केट के अंदर फ्रॉड नहीं होते हैं, ब्लॉकचेन वाले ब्रोकर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि वहां P2P है,
क्योंकि वहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस हैं, वहाँ ब्लॉकचेन्स हैं, वहाँ क्रिप्टो को एक दूसरे के ब्रोकर के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन स्पॉट मार्केट के डेरिवेटिव्स के अंदर क्रिप्टो को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अब फ्यूचर में कोई ऑप्शन आता है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो वहाँ पर स्कैम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जैसे किसी ने P2P करा, मान लो हमें यूएसडीटी खरीदने हैं, ठीक है। तो हमने पैसे दे दिए, सामने वाले बंदे ने क्रिप्टो रिलीज़ नहीं करी, फँस गए हम तो। अब किससे कहेंगे? हमें पता है 10,000 रुपए डिपॉज़िट करें, अगर उसको निकालने भागे तो 1 लाख रुपए खर्च हो जाएँगे, चक्कर और काटने पड़ेंगे इधर से उधर, तो कोई करता भी नहीं है। कई सारे फ्रॉड हैं, एक नहीं है फ्रॉड बहुत सारे हैं। कुछ-कुछ तो ब्रोकर को लूट के ले जाते हैं, पूरा ब्रोकर ही खाली कर देंगे। मैं आपको इसका एक बेसिक चार्ट दिखाता हूँ, मैं किस तरीके से देखने को बोलता हूँ, एक बेसिक चार्ट जो होता है, ठीक है? एक बेसिक चार्ट जैसे कि मैं आपको 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है? ये आपका 1 आवर का चार्ट है। तो 24 इसमें कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ से देखो ये हमारे पास शुरू होता है 30 तारीख से, यहाँ से लेके और ये हमारा अभी यहाँ तक खत्म होने वाली है ऐसे मार्केट का। तो इसमें आप देखो पूरी मार्केट में जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो कितनी आई है? वो सिर्फ नीचे और ऊपर। इसके अलावा कंसोलिडेशन बैठा हुआ है। ऐसे ही आप पीछे चले जाओ, यहाँ पर भी आपको दिखेगा। इस पूरे मूवमेंट में सिर्फ 2 ही बार मूवमेंट आई है, ऐसे और ऐसे। उसके बाद फिर कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्रिप्टो मार्केट्स में बेसिकली जो है कह सकते हो आप पूरे दिन में 20% मूवमेंट होती है, बाकी के 90-80% मूवमेंट मार्केट की कंसोलिडेशन में गुजर जाती है। ज़्यादा बड़ा मूवमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। अगर नॉर्मल डेज़ अगर इवेंट्स वगैरह है तो कह सकते हैं कि बड़ी होती है। बाकी जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा लंबे मूव्स हमें देखने को मिलेंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतना हमें लंबे मूव्स बहुत टाइम बाद देखने को मिलेंगे। मिलेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता मिले ना, लेकिन वही बात है कि हमें बहुत टाइम बाद देखना। अब जैसे छोटा टाइम फ्रेम है तो सोचो हमें 1 ही घंटे में कितने अच्छे-अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, ऐसे चली गई, वो अलग बात है। ठीक है। गॉट इट? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है देखने लायक। बस आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देना था मुझे कि बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स में क्या है। देखो सही गलत पहचानना हमारा काम नहीं है। मुझे क्या सही गलत लगता है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बाकी वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, आपको क्या लगता है भाई? जितना मेरा मानना है, बता चुका हूँ। लाइव स्ट्रीम है, पब्लिक है, ज़्यादा खुल के बात नहीं। दिल्ली में इवेंट होने वाला है 15 से 20 दिसंबर के बीच में, दोबारा से दिल्ली में ही इवेंट होगा और उसमें आप आ सकते हो। वहाँ मैं खुल के बताऊँगा, डोंट वरी, मैं खुल के बताऊँगा मैं। जो पहले आए थे उन्हें पता है मैंने क्या-क्या बताया, वो कभी यहाँ बताया भी नहीं है, मैंने वहाँ बताया था। ठीक है? तो इसके बारे में और कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो आपको वहाँ एक वर्कशॉप के बेसिस पे बताऊँगा मैं। ठीक है? ओके। स्टेशन जो है आपके मेरे ऐप पर आ जाएँगे, iOS और एंड्रॉइड